सारथी। पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया इगास पर्व। उत्तराखंड का लोक पर्व है इगास बग्वाल। आपको बता दें अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी जनसभाएं कर चुनाव अभियान को देंगे धार। पीएम मोदी का 5 दिन में तीसरा दौरा। आज झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे जनसभा। जनसभा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाह नड्डा। मणिपुर में 11 उग्रवादियों के मारे जाने के बाद तनाव, कुकी संगठन ने बुलाया बंद। जिरीबाम जिले में कर्फ्यू। दिल्ली में 1463 स्वास्थ्य कर्मी होंगे भर्ती। इनमें 701 नर्स, 762 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल। एलजी ने दी मंजूरी। राजधानी में AQI 350 पार। गाड़ी के धुएं से जहरीली नहीं हो रही दिल्ली की हवा। कई जगहों पर खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा और इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां ONGC चौक पर हुआ ये एक्सीडेंट। एक इनोवा कार में 7 लोग सवार थे। आपको बता दें कार एक कंटेनर ट्रक में टकराई। थाना कैंट क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ONGC चौक पर यह हादसा हुआ। एक इनोवा कार में 7 लोग सवार थे। आपको बता दें थाना कैंट क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां कार एक कंटेनर ट्रक से टकराई। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना कैंट क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। एक इनोवा कार में 7 लोग सवार थे और इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक इनोवा कार में 7 लोग सवार और थाना कैंट क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़ गए हैं। अंकित, सड़क हादसे की भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। कार में 7 लोग सवार थे, 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जो एक लोग बचा है उसकी पहचान हुई है, उसका इलाज कहाँ चल रहा है, फिलहाल क्या है स्थिति? अंकित, देखिए तन्वी, सोमवार की देर रात्रि देहरादून के ONGC चौक में भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्योंकि देर रात्रि सड़क खाली थी और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। जिस चौक में यह हादसा हुआ है, इस दौरान जो है कंटेनर की स्पीड काफी तेज गति से थी और इनोवा जो गाड़ी थी उसमें भीषण टक्कर हुई है। 6 लोगों की इसमें दर्दनाक मृत्यु हुई है, जिसमें 3 महिला हैं, 3 पुरुष हैं। इसके अलावा जो 7वां व्यक्ति घायल है उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सिमरनजी अस्पताल में उस घायल को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हो पाई है अंकित? देखिए अभी ये पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल जो घायल है उसकी जान बचाने के प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद पुलिस जो CCTV कैमरे हैं और जो तमाम जो साक्ष्य हैं उसको जुटा करके आगे की कार्रवाई कर रही है। अंकित, क्या ये जानकारी मिली है कि ये लोग कहाँ से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि देर रात्रि भी हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद से
तमाम जो लोग हैं उन सभी की अधिकांश लोगों की मृत्यु हुई है। अब जो एक घायल है उसके आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाएगी, उससे पूछताछ कर पाएगी कि कहाँ से वो आ रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा भी पुलिस टीवी के माध्यम से आगे की कार्रवाई करती नजर आ रही है। तो ये जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे और किस तरीके से ये हादसा हुआ है। क्या इस हादसे को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है अभी अंकित? देखिए, अभी इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। उनका ये कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, तमाम साक्ष्य को जुटाया जा रहा है और जो घायल है उसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, यहाँ भी उपचार गतिमान है। इसके अलावा जो मृतक है उन सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक इनोवा कार में 7 लोग सवार थे और भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। थाना कैंट क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ। देर रात भीषण सड़क हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार में 7 लोग सवार थे और 6 की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। ये ONGC वाले चौक है, ONGC वाला रेड लाइट का, वहाँ पे बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट। काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, इसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है, एम्बुलेंस मौके पे आ गई है। ये ONGC वाला रेड लाइट चौक है। ये बीच में एक लड़की का सर भी अलग हुआ है, बिल्कुल लाश पड़ी है, कुछ उस गाड़ी में लाश पड़ी है। बहुत भयंकर, अनियंत्रित होकर गाड़ी। देश की बात में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं पीएम मोदी। महाराष्ट्र के चिमूर और सोलापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां चिमूर और सोलापुर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के चिमूर और सोलापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, चिमूर और सोलापुर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जहां महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरणों में मतदान होना है। आपको बता दें, 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है और उससे पहले आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चिमूर और सोलापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें चुनावी जनसभाएं भी शामिल हैं। आज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की। प्रधानमंत्री पहली चुनावी जनसभा महाराष्ट्र के चिमूर विधानसभा क्षेत्र में संबोधित करेंगे, जबकि दूसरी चुनावी जनसभा को सोलापुर में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की दोनों चुनावी जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री एक बार फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस को निशाने पर लेने के साथ ही साथ एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट पर भी हमला करते नजर आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जिस प्रकार लगातार महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस को निशाने पर लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील लगातार जनता से कर रहे हैं। और वहीं आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर खासकर हमला करते नजर आएंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला किया था। तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो उनके निशाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो वादे महाराष्ट्र की जनता से किए गए उन वादों को भी महाराष्ट्र की जनता के से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी के तौर पर गिनाते हुए भी जनता से वोट मांगने की अपील भी करते नजर आ सकते हैं। तनवीर, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में आज चिमूर और सोलापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमित शाह का महाराष्ट्र का चुनावी दौरा। आज आपको बता दें, आज मुंबई के घाटकोपर में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जनता से अपील करेंगे। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर आज अमित शाह हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जनता से अपील करते नजर आएंगे, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज महाराष्ट्र में 2 बड़े दिग्गज बीजेपी के उतर रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास अखिलेश जी? भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र और झारखंड 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर हैं। दोनों राज्यों में आज अमित शाह ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। अमित शाह की जो पहली चुनावी जनसभा होगी वो महाराष्ट्र के बजाय झारखंड में आयोजित होगी, जबकि आखिरी चुनावी जनसभा उनकी महाराष्ट्र में होगी। आज अगर अमित शाह के चुनावी कार्यक्रम और उनके दौरों को लेकर देखा जाए तो आज अमित शाह सबसे पहले झारखंड जाएंगे। झारखंड में अमित शाह की पहली चुनावी जनसभा 11:30 बजे होगी और यह जनसभा झरिया विधानसभा क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम में 11:30 बजे अमित शाह संबोधित करके नजर आएंगे। जबकि अमित शाह की दूसरी चुनावी जनसभा झारखंड की माघवारा विधानसभा में करीब 1:15 बीटीएम फुटबॉल मैदान के कतरास में होगी। जबकि तीसरी चुनावी जनसभा अमित शाह की महाराष्ट्र के घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में करीब शाम 5:30 बजे सर जनरल अरुण कुमार वैद मैदान मुंबई में होगी। जबकि चौथी चुनावी जनसभा अमित शाह के महाराष्ट्र के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में करीब शाम 7:30 बजे साप्ताहिक
मैदान कादम्बली पश्चिम में होगी। इस तरह से देखा जाए तो आज अमित शाह की 4 चुनावी जनसभाएं हैं। 2 चुनावी जनसभाएं झारखंड में और 2 चुनावी जनसभाएं महाराष्ट्र के मुंबई में होंगी, जहां वो 4 विधानसभा चुनाव सीटों के प्रत्याशियों के लिए जनता से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के जिताने के लिए अपील करते नजर आएंगे। साथ ही साथ झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार को निशाने पर लेकर हमलावर रहेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुंबई में जब 2 चुनावी जनसभाओं को अमित शाह संबोधित करेंगे तो वहां पर कांग्रेस और शरद पवार गुट एनसीपी और उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना पर हमलावर नजर आएंगे। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर अमित शाह हैं। आज बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जनता से अपील करते नजर आएंगे। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनता की सांसों पर संकट बरकरार है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आबो हवा लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की गई। आपको बता दें AQI 400 के पार पहुंचा और समीर ऐप के मुताबिक AQI 400 के पार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां जनता की सांसों पर संकट बरकरार है। समीर ऐप के मुताबिक AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आबो हवा लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जनता की सांसों पर संकट बरकरार है। AQI समीर ऐप के मुताबिक 400 दर्ज किया गया है। आबो हवा लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां AQI 400 के पार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में जनता की सांसों पर संकट लगातार बरकरार है। AQI ज्यादातर 400 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? दिल्ली की जनता वायु प्रदूषण को लेकर लगातार परेशान है और संकट बरकरार है। सांसें लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। दिल्ली की आबोहवा जिस तरह से खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समीर ऐप पर जो आंकड़े जारी कर रहा है, उन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आंकड़ा 400 के पार लगातार दिल्ली का बना हुआ है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये वायु गुणवत्ता सूचकांक आंकड़ा 400 के नीचे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 400 के पार ही नजर आता है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की सांसों पर लगातार संकट बरकरार है। अगर दिल्ली में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप पर नजर डाली जाए तो दिल्ली का ओवरऑल 324 वायु गुणवत्ता सूचकांक है। अगर आनंद विहार देखा जाए, जहां पर अंतर राज्यीय बस अड्डा है, उसके इर्द गिर्द के इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 403 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली का अगर उत्तरी इलाका देखा जाए, जहां जहांगीरपुरी इलाका है, वहां पर 419 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। अगर वहीं दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र को देखा जाए तो 412 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। इस तरह से लगातार दिल्ली के लोगों की सांसों को दिक्कत बरकरार है। दिल्ली सरकार इसके लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन वो कदम उस लिए चुनौती बने हुए हैं कि क्योंकि वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि दिल्ली में दीपावली के बीते हुए लगभग 1.5 सप्ताह का समय होने वाला है। आमतौर पर 1 से 1.5 सप्ताह में दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाता था, वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होता था और वायु शुद्ध होती है और लोगों को होने वाली सांसों की दिक्कत भी कम होती है। दिल्ली सरकार इसको कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए लगातार सड़कों पर पानी की बौछार करवा रही है। पानी का छिड़काव लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा स्मॉग गन के द्वारा भी फव्वारा चलवाया जा रहा है। लगातार दिल्ली के सड़कों पर पानी के टैंक घूम रहे हैं जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए छिड़काव और स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के द्वारा वायु प्यूरिफिकेशन सेंटर बनाए गए हैं, जो यहाँ पर दिल्ली के द्वारा दिल्ली की आमो हवा को शुद्ध करने के लिए
एयर प्यूरिफायर भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार के लिए चुनौती ये लगातार बनी हुई है। और दिल्ली सरकार के सामने संकट है कि कितनी जल्दी से जल्दी दिल्ली की आबो हवा को सही करे और प्रदूषण के स्तर को कम करे और वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार लाए, ताकि दिल्ली की जनता को जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए सांसें पर संकट लगातार बरकरार है। इन तमाम चीजों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार रोजाना कोई न कोई बड़ा कदम उठा रही है, छिड़काव से लेकर स्मोक गन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को कब तक ये राहत दिला पाने में कामयाब होगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में लगातार लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है। AQI लेवल लगातार 400 के पार जा रहा है। ऐसे में दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में यहाँ वक्त तो चला है, फिलहाल छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विस्तारा एयरलाइंस की आज आखिरी उड़ान। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आखिरी उड़ान एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। उड़ान में बीजू पटनायक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरी उड़ान दिल्ली के IGI हवाई अड्डे के लिए हुई रवाना। एयरलाइन एयर इंडिया के साथ एकीकरण की तैयारी। आपको बता दें, टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच पूर्ण विलय। विस्तारा का स्वामित्व भी टाटा समूह के पास। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हैं। अखिलेश जी, करीब 1 दशक तक सेवाएं देने के बाद अब विस्तारा एयरलाइंस का सफर खत्म हो चुका है। अखिलेश जी, विस्तारा एयरलाइंस आज इतिहास में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि आज विस्तारा एयरलाइंस की आखिरी उड़ान हुई। और आज आखिरी उड़ान उड़ीसा के बीजू पटनायक एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए रवाना हुई। विस्तारा एयरलाइंस का स्वामित्व टाटा के पास ही था। जब टाटा के पास एयर इंडिया सरकार के पास चली गई थी, उसके बाद टाटा ग्रुप ने एक अपनी नई एयरलाइंस खड़ी करने का फैसला लिया था, तो उसके बाद विस्तारा एयरलाइंस को टाटा ग्रुप ने खरीदा था। और अब टाटा के पास इंडिया एयरलाइंस भी है, तो इंडिया एयरलाइंस और टाटा की विस्तारा एयरलाइंस दोनों अलग अलग अभी तक संचालित हो रही है। लेकिन अब टाटा समूह ने फैसला लिया और इसके लिए सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक समझौता किया, जबकि ये विस्तारा एयरलाइंस सिंगापुर से लगातार संचालित हो रही थी। टाटा समूह अब चाहता है कि विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया एयरलाइंस को एक साथ किया जाए और एक ही मैनेजमेंट के द्वारा इसका उड़ान और सारा कंट्रोल रखा जाए। तो टाटा समूह ने इसी को फैसला करते हुए आज 12 नवंबर की तारीख तय की थी और आज विस्तारा एयरलाइंस की आखिरी उड़ान को उड़ीसा के बीजू पटनायक हवाई अड्डे से उड़ाकर दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतारा गया। और इसके बाद औपचारिक तौर पर टाटा समूह के अधीन दोनों स्वामित्व की कंपनियां आज इंडिया एयरलाइंस में विलय हो जाएगा। तो विस्तारा एयरलाइंस की जो टिकट की बुकिंग वो भी अब इंडिया एयरलाइंस की वेबसाइट से होगी। सीटों का प्लान, टाइमिंग, सब कुछ अब आज के बाद इंडिया एयरलाइंस की वेबसाइट से ही देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि सब कुछ अब विस्तारा एयरलाइंस का कंट्रोल, विलय और मैनेजमेंट प्रबंधन से लेकर यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं विस्तारा एयरलाइंस की अब इंडिया एयरलाइंस के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। ये एक इतिहास होगा और एयरलाइंस का आज आखिरी इतिहास दर्ज हो जाएगा कि आखिरी उड़ान 12 नवंबर को भरी गई थी। बिल्कुल, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर हो गया है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में चुनावी दौरा है राहुल गांधी का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और महाराष्ट्र में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। पहली जनसभा सुबह करीब 11:30 बजे बुलढाणा में होगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं, जहां 2 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे।
दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज महाराष्ट्र में राहुल गांधी का भी चुनावी दौरा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से चुनावी दंगल में तब्दील हो चुका है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक एक के बाद एक अपने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं आज महाराष्ट्र में राहुल गांधी भी चुनावी दौरे पर रहेंगे और राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के चुनावी दंगल में आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आज चुनावी दौरों पर नजर डाली जाए तो आज राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी की पहली चुनावी विशाल जनसभा महाराष्ट्र के बुल्डाना विधानसभा में होगी, जिसका समय करीब 11:30 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय किया गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुल्डाना के विधानसभा क्षेत्र में होने वाली राहुल गांधी की चुनावी विशाल जनसभा में भीड़ जुटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और कांग्रेस के बड़े नेता इस विधानसभा चुनाव में अपनी जिम्मेदारियों के साथ भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के अगर चुनावी दूसरी विशाल जनसभा पर गौर किया जाए तो महाराष्ट्र के गोदिया में होगी। इसका समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 बजे रखा गया है। इस विशाल जनसभा के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी में जुटी है। बड़े नेता यहाँ भी कांग्रेस पार्टी की चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए बिल्कुल महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर आज राहुल गांधी है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर आज राहुल गांधी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी दौरा। आज पहली जनसभा बगोदर में करीब 12:15 पर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी जनसभा जमुआ में 2:15 पर चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री झारखंड व महाराष्ट्र में आज चुनावी हुंकार भरेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड व महाराष्ट्र में करेंगे जनसभाएं। अमित शाह की पहली जनसभा झरिया विधानसभा में होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। झरिया विधानसभा में सुबह करीब 11:30 बजे जनसभा होगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, झरिया विधानसभा के नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे अमित शाह। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मिट्टी घोटाले में जागा शहर का नगर निगम। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फजीहत होने के बाद नगर निगम की नींद टूटी। आपको बता दें, मामले की जांच को 8 सदस्यीय जांच टीम गठित, 1 सप्ताह में जांच कर नगर आयुक्त से मांगी रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 1 सप्ताह में जांच कर नगर आयुक्त ने रिपोर्ट मांगी है। मिट्टी घोटाले में जागा शहर का नगर निगम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि घोटाले में अब नगर निगम की नींद टूटी है, इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? शिवा, देखिए तन्वी, लखनऊ के मढ़ियारी इलाके में मेन रोड पर एक नाले का निर्माण हो रहा था लंबे समय से, और उसी नाले निर्माण में जो मट्टी का खनन किया गया था, जिस पर सीमेंटेड नाला बनाया जाना था, वो नगर निगम की तरफ से बनाया जाना था। लेकिन बीते कुछ दिन पहले एक बाइक सवार 3 लोगों में से इनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और उसमें एक लोगों के सरिया उस नाले निर्माण की जो थी वो आग में घुस गई थी और इस इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसका संज्ञान भी नगर निगम विभाग ने लिया था। और अखबारों में और टीवी चैनलों में ये बातें काफी सुर्खियों में भी आई कि नाले निर्माण के दौरान नगर निगम की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद अब नगर आयुक्त ने
इस पूरे निर्माण कार्य में जो मिट्टी खनन का घोटाला हुआ, यानी कि जब नाले का निर्माण हुआ तो उसके लिए मिट्टी खुदाई की गई थी और कई किलोमीटर तक उस मिट्टी का जो हिसाब किताब था वो नगर निगम के ठेकेदारों ने नहीं दिया था, और उसको लेकर के अब नगर आयुक्त ने सख्ती कर दी है कि इस मामले में 8 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें अपर नगर आयुक्त है, मुख्य अभियंता है, जोनल अधिकारी है, अधिशासी अभियंता है और अवर अभियंता है। ये 8 लोग इस पूरे मामले की जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिरकार ठेकेदार ने जो मिट्टी खो दी थी नाले निर्माण के लिए वो कहीं बेची तो नहीं गई, क्योंकि लाखों की कीमत है उस मिट्टी की, और ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई भी ठेकेदार नाले का निर्माण करा रहा है, किसी चीज का निर्माण कर रहा है तो उसमें खुदाई की जो मिट्टी होती है वो नगर निगम विभाग को सौंपी पड़ती है और उसकी वो बोली लगा करके उसको वो बेचता है। ऐसे में शक है कि ठेकेदार ने तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर के मिट्टी खनन किया हो और तो पूरे मिट्टी को बिल्कुल, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिट्टी घोटाले में जागा शहर का नगर निगम। आपको बता दें, जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो 1 सप्ताह में जांच कर नगर आयुक्त ने रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट भी सौंपेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर अशोक यादव की संपत्ति होगी कुर्क। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आपराधिक गतिविधियों से कमाए करीब 52 लाख रुपए, और पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इंदिरा नगर में गैंगस्टर की संपत्ति की जाएगी कुर्क। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर ने देर शाम दिया आदेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसे और अब इंदिरा नगर में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से गैंगस्टर की संपत्ति अब कुर्क की जाएगी, इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। शिवा, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी तन्वी, जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, पुलिस कमिश्नर ने देर शाम ये आदेश दिया है, इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए तन्वी, लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में एक जिसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा था, अशोक यादव, जो चुरामनपुरवा का रहने वाला है, लखनऊ की कमिश्नरी कोर्ट ने उसके ऊपर एक आदेश पारित किया है कि उसके द्वारा जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, लेकिन 92,32,882 रुपए की वो कीमत है, जो 2 खातों में जमा है, और उन सभी को लखनऊ की कमिश्नरी कोर्ट के आदेश के बाद कुर्क किया जाएगा राज्य की तरफ से। और इसके ऊपर जो आरोप था वो ये था कि गिरोह बना करके ये लोगों को डराता था, धमकाता था और समाज में अपराध करता था, और उसी के तहत काफी समय से इसके ऊपर मुकदमे भी चल रहे थे। तो अब अशोक यादव, जो गैंगस्टर एक्ट में पुलिस इसके ऊपर मुकदमा दर्ज की थी, अब उसके बाद इसकी संपत्ति जो थी वो कुर्क करने का आदेश दे दिए गए हैं। जल्द ही इसकी जो संपत्ति है लगभग 1 करोड़ रुपए की, उसको कुर्क किया जाएगा। ठीक है शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर अशोक यादव की संपत्ति कुर्क होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी बेटे जिशान को मारने आया था आरोपी। आपको बता दें, मारने के बाद भागने की फिराक में था आरोपी को नेपाल के शमशेरगंज में लेनी थी पना। बांके जिले में बिश्नोई ने बनाया था सुरक्षित ठिकाना। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चारों मददगारों पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा। आरोपी शिवा का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं। जिशान की हत्या का मंसूबा नहीं हो सका कामयाब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी शिवा का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा जुड़े हुए हैं। शिवा, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जो मुख्य आरोपी शिवा था उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। इस मामले से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास शिवा? देखिए, बड़ी बात है कि देश के अंदर और खासतौर से मुंबई के अंदर बाबा सिद्दीकी की जो हत्या थी वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और जो इसके शूटर्स थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की
न सिर्फ हत्या की थी बल्कि उनके बेटे को भी मारने का प्लान बनाया था जिसका नाम जिशान है। लेकिन जिशान की हत्या इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से मुंबई पुलिस उन शूटरों के पीछे पड़ गई थी और जगह छापेमारी कर रही थी और कुछ लिंक भी तो मुंबई पुलिस को मिले। तो मुंबई पुलिस ने इस बाबत सभी शूटरों की जान पहचान की और तमाम उन लोगों की जान पहचान की कि जो लोग उससे लिंक्ड है। तो एक लिंक मुंबई पुलिस को सर्वेलेंस की मदद से ये मिला कि जो शूटर्स थे, जो शिवा के साथ साथ अन्य लोग थे, वो लोग लखनऊ, पुणे और लखनऊ और होने के बाद में वो बहराइच जा रहे थे और उन्हें सीधे सीधे देश पार करना था और नेपाल के शमशेरगंज में इन लोगों को पनाह लेनी थी। और इस पनाह के लिए बांके जिले में लॉरेंस बिश्नोई ने उनका सुरक्षित एक ठिकाना बनाया था जहां पर वो लोग सुरक्षित रहते और उनको पुलिस न पकड़ पाती। लेकिन मुंबई की जो क्राइम ब्रांच थी उसने यूपी की एसटीएफ से मदद मांगी, इन लोगों की गिरफ्तारी करनी है और कल यूपी एसटीएफ ने बहराइच जिले से उन सभी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और सीधे सीधे मुंबई ब्रांच उनको अपनी ट्रांजिट रिमांड में लेकर के चली गई थी। यूपी एसटीएफ के डीजी ने यह बताया है कि उन सभी लोगों की लोकेशन टेक्निकल आधार पर और मूवमेंट के आधार पर छानी गई थी और लेकिन मकसद क्या है जिशान की हत्या का यह भी फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है और ये मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शिवा गिरफ्तार हुआ इस पूरे आपराधिक मामले में उसका पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो जरूर ये हो सकता है कि पैसे के लालच में आकर के उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की हो, लेकिन चारों मददगारों पर पॉस्को एक्ट के मुकदमे दर्ज है, ये इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो यूपी एसटीएफ की मदद से बाबा सिद्दीकी के जो शूटर्स थे वो यूपी से गिरफ्तार हुए हैं कल। ठीक है शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां जिशान की हत्या का मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। चारों मददगारों पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें जो मुख्य आरोपी शिवा है उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां कासगंज के चंदन गुप्ता मामले पर आ जाएगा फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों ने केस ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की है। ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट में की गई याचिका तिरंगा यात्रा के दौरान 2018 में चंदन गुप्ता की मौत हुई थी। आपको बता दें लखनऊ की एनआईए कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर चुका है। केस ट्रांसफर को लेकर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। फैसला आने को लेकर कोर्ट पहुंच चुके हैं सभी आरोपी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जरूर है। शिवा, जिस तरीके से केस ट्रांसफर को लेकर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्या लग रहा है, क्या हाईकोर्ट इसको मंजूरी दे देगा? शिवा, देखिए वही इंतजार है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा सनसनी मचा था और चर्चा का विषय था कि तिरंगा यात्रा के दौरान शिवम की हत्या हो गई थी और उसी हत्या के मामले में जो उसका परिवार था, चंदन गुप्ता, माफ करिएगा, चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी और उसी के मामले में जो उनके जो तमाम आरोपी थे जो हत्या में नामजद हुए थे वो जेल से रिहा भी हो गए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो परिवार के उनके सदस्य को यानी कि चंदन गुप्ता के भाई को धमकी भी दे रहे थे। तो इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से परिवार थोड़ा असंतुष्ट था और कासगंज जिले में जब वहां पर ये कहते हैं कि सुनवाई नहीं हुई तो सीधे सीधे न्यायालय का रास्ता उन्होंने अपनाया उनके घर वालों ने। तो अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ये तय करेगी कि जो चार्जशीट इन सभी आरोपियों के खिलाफ जो दर्ज की गई है क्या वो उससे परिवार अगर असंतुष्ट है तो विवेचना, अग्रिम विवेचना और पार्ट पीआई के तहत तो वो आगे भी इस पूरे मामले में विवेचना करने को जारी कर सकते हैं आदेश। लेकिन अब इंतजार होगा कि हाईकोर्ट किस तरफ रुख लेती है। जो चंदन गुप्ता के परिवार के लोग हैं और खासतौर से चंदन गुप्ता के पिता, तो उसको केस को ट्रांसफर लेने को लेकर के बातें हो सकती है क्योंकि इस मामले में कई जगह जांचें भी हुई है, चाहे सिविल पुलिस हो, चाहे सीबीसीआईडी हो या एनआईए हो, सभी एनआईए कोर्ट। तो इसी पूरे मामले में लेकर के आज बहुत विशेष और अहम फैसला आएगा कि आखिरकार हाईकोर्ट इस पूरे मामले में आगे केस को ट्रांसफर करेगी। केस की जो जांच एजेंसी है उसको बताने का क्या रुख लेती है, क्या फैसला लेती है, तो इंतजार करने की जरूरत है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज केस ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से जहां कासगंज के चंदन गुप्ता मामले पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें परिजनों ने केस ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की है।
और इसी बीच रुक करेंगे प्रयागराज का। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल से एक छात्र कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। यूपी पीसीएससी के सामने प्रतियोगी छात्र अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात में भी लोक सेवा आयोग के सामने जुटे रहे छात्र, आज भी जारी है छात्रों का धरना प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां आरओ एआरओ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। एक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने के पक्ष में सभी छात्र हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षाओं को 2 दिन में कराने की तिथि घोषित थी और अब इसी के विरोध में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां परीक्षाओं को 2 दिन में कराने की तिथि घोषित हुई थी और छात्रों की मांग है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए और इसी के लिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कासगंज की, जहां कासगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कासगंज से अहम जानकारी, जहां निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। NH 530 बी मथुरा बरेली निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ। मिट्टी गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे और महिलाएं दबे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, मिट्टी का खदान करने आए थे बच्चे और महिलाएं। जीआर कंपनी ने नहीं किया था गड्ढे का सुरक्षा उपाय, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां जेसीबी से घायलों को निकालने में पुलिस जुटी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। भर्ती लोगों का गंभीर अवस्था में इलाज जारी। कासगंज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, भर्ती लोगों का गंभीर अवस्था में इलाज जारी। अभी भी और लोगों के दबे होने की आशंका है। कासगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोहनपुरा गांव के पास ये घटना हुई। राधा स्वामी सत्संग व्यास के निकट की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। NH 530 बी मथुरा बरेली निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। मिट्टी गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे दबे हैं। मिट्टी का खदान करने आए थे ये महिलाएं और बच्चे। ये बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां जीआर कंपनी ने नहीं किया था गड्ढे का सुरक्षा उपाय। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं बांदा की। बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की। ये बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद में की पिता की हत्या। पत्नी के साथ मिलकर ईंट मारकर की हत्या। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोगों ने व्यक्ति को पहुंचाया जिला अस्पताल। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर ने व्यक्ति को किया मृत घोषित। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर कोतवाली के क्योंटरा मोहल्ले का ये मामला। कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की। आपको बता दें, जो वजह है वो मामूली विवाद निकलकर सामने आई है। मामूली विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की। पत्नी के साथ मिलकर ईंट मारकर की हत्या। एक मरीज को लाया गया था जिसका नाम मरदानी था, पिताजी का नाम हसीना था, उम्र 55 साल बताई जा रही थी।
मरीज टोटरा जिला बांदा का रहने वाला है। बताया कि संदिग्ध स्थिति में उसकी मृत्यु हुई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मसूरी भिजवा दिया गया। क्या कुछ शरीर की चोट थी शरीर में? हाँ, कुछ चोटें आई हुई हैं। बताया गया है कि इस तरीके से पारिवारिक विवाद हुआ था। आगे जानकारी नहीं। अभी बाहर से आए हैं कमा के, छोटे लड़के के साथ में रहते हैं, तो मंझले लड़के ने मारा है, उसकी बहू ने, घरवाली ने मिलकर। कितने लोगों ने मारा है? 3 लोगों ने। किस चीज़ से मारा है इनको? पत्थरों से और लाठी डंडों से मारा है। अच्छा, कुछ मालूम है विवाद किस बात को लेकर का था? विवाद पैसे का विवाद है। वो छोटे लड़के के साथ में रहता, वो खाने पीने को नहीं देते, छोटे लड़के के साथ में रहता रहा। छोटे लड़के के साथ में न रह के पैसे मांगते रहे। वो कह रहा था कि जो कोई मुझको खिलाएगा उसी को पैसे दूंगा। पैसे के विवाद के कारण मारा। और ये बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भगत जुड़े हुए हैं। भगत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या की, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? तन्वी, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा मामला है जहां कलयुगी बेटे ने और अपनी पत्नी के साथ मिलकर के पिता की हत्या कर दी है। और मामूली विवाद से पैसे के कुछ लेन देन के लिए मामले में पिता की हत्या की गई है। हालांकि वहां पर जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया था, 2 बेटे और बहुओं ने मिल करके जिस तरीके से पिता को मारा था, उसे देख करके लगता है कि क्या इसी तरह बेटे अपने पिता को मारेंगे, या फिर किसी भी पिता अपने बच्चे को इसीलिए पैदा करता है कि उसकी हत्या कर दे। लेकिन स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से उस व्यक्ति को ले करके अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन उसकी डेथ घोषित कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने सबको पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तहरीर परिजनों की ओर से पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि जिन्होंने मारा है वो मौके से फरार है। पुलिस उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और ये पूरा मामला बड़ा संगीन मामला है और पूरा शहर में सनसनी फैली है। ठीक है भगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद में पत्नी के साथ मिलकर बेटे ने अपने पिता की हत्या की। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद पत्नी के साथ मिलकर बेटे ने पिता की हत्या की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लोगों ने व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया। और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी। और उससे पहले बांदा से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर पिता की हत्या की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं लोगों ने व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने बच्चियों को रौंदा। घायल 2 किशोरियों की हालत गंभीर। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। लोगों के अनुसार शराब के नशे में था कार सवार। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ढाबा संचालक ने दिया घटना को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया।
आपको बता दें कार चालक मौके से फरार हो गया। सिधौली कस्बे का ये मामला आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।